हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी व्हाट इज रेटिनोब्लास्टोमा। लेकिन डायरेक्टली रेटिनोब्लास्टोमा पे शुरुआत करने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स जान लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक है समझने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो। तो देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो बेसिकली कैंसर बायोलॉजी का पार्ट है जो कि बेसिकली सेल साइकिल की वजह से इम्पैक्ट होता है। किस तरीके से होता है, क्या होता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम नॉर्मली बहुत बेसिक पे चले तो सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं: G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। जिसमें से हमें जिस फेज पे अभी कॉन्सेंट्रेट करना है वो यहाँ पर कौन सा होगा, वो यहाँ पर होगा एस फेज। एस फेज कौन सा फेज होता है? जिसमें बेसिकली डीएनए सिंथेसिस चलती है। यानी कि बेसिकली ये एक ऐसा फेज है जिसमें रेप्लिकेशन होगी, जिसमें रेप्लिकेशन होती है। यही वो फेज है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो जब भी सेल साइकिल चलती है तो उसमें दो प्रोटीन्स होते हैं, एक का नाम होता है साइक्लिन और एक का नाम होता है सीडीके। इनका बहुत बड़ा, बहुत मेजर रोल आता है। साइक्लिन मतलब साइक्लिन एंड सीडीके मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सीडीके एक ऐसा प्रोटीन है जो साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दो प्रोटीन्स होते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है सेल साइकिल की। तो यहाँ पर ये जो साइक्लिन और सीडीके हैं ये हर एक फेज के स्पेसिफिक होते हैं। जैसे G1 फेज का होता है, एक G1 S फेज का होता है, एक S फेज का होता है और एक M फेज का होता है। तो हर एक फेज के यहाँ पर साइक्लिन और सीडीके स्पेसिफिक होते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा में किनको टारगेट किया जाता है? जब रेटिनोब्लास्टोमा होता है उसमें टारगेट किया जाता है एस फेज वाले साइक्लिन को, यहाँ पर टारगेट किया जाता है। देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करें तो रेटिनोब्लास्टोमा एक कंडीशन है जो कि होती है आई ट्यूमर कंडीशन। आई ट्यूमर, ट्यूमर मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें सेल डिवीजन जो है वो कंट्रोल्ड वे में नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन होता है। यानी कि इस कंडीशन में ये जो एस फेज है इसका जो साइक्लिन ए है इसको छेड़खानी किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं साइक्लिन ए का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सेल साइकिल जो है वो ज्यादा हो रही है और यहाँ पर आई ट्यूमर रेटिनोब्लास्टोमा हो रहा है। आइए इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बेस से हम यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा एक जीन होता है जिसको हम आरबी जीन कहते हैं, जो कि नॉर्मली एक ह्यूमन के पास प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ह्यूमंस के पास एक आरबी जीन प्रेजेंट होता है। ये जो जीन होता है बेसिकली नॉर्मली 13th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के 13th क्रोमोसोम पे आरबी जीन प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मली एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम आरबी प्रोटीन इन शॉर्ट कह सकते हैं। तो दिस इज अ टोटल नॉर्मल प्रोसेस। अभी मैं जितना भी बता रही हूँ ये पूरा एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर समझिए, अगर एक सेल को एस फेज में जाना है तो इस कंडीशन के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा? सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है डीएनए। अब ये डीएनए जो है इसके पास यहाँ पर क्या रहेगा? साइक्लिन ए जीन मौजूद होगा। ये जो साइक्लिन ए जीन है ये यहाँ पर क्या करेगा? इस तरीके से एमआरएनए की सिंथेसिस करेगा और एमआरएनए की सिंथेसिस करके यहाँ पर साइक्लिन ए प्रोटीन बना लेगा, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। और इस साइक्लिन ए प्रोटीन के बनने की वजह से यहाँ पर सेल जो है वो किस फेज में एंटर कर सकता है? सेल जो है वो एस फेज में एंटर कर सकता है। यहाँ पर जब भी किसी जीन को ट्रांसक्रिप्शन करना है यानी कि एमआरएनए बनाना है और उसके बाद अगर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन की सिंथेसिस करना है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स आते हैं जो इन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इन फैक्टर्स को बेसिकली हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का बेसिकली काम यहाँ पर क्या होता है? कंट्रोल करना जीन एक्सप्रेशन को। यहाँ पर जो साइक्लिन ए के एक्सप्रेशन को स्पेसिफिकली कंट्रोल करता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं E2F फैक्टर। E2F जो है वो बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्पेसिफिकली कंट्रोल कर रहा है साइक्लिन ए की सिंथेसिस को, साइक्लिन ए प्रोटीन की सिंथेसिस को। यानी कि इन शॉर्ट में यहाँ पर कह सकती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर साइक्लिन ए प्रोटीन बनवाना है और सेल को एस फेज में अगर मुझे लेकर जाना है तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि E2F जो प्रोटीन है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो डीएनए पे आके बाइंड करे
और यहाँ पर एक्टिवेट फॉर्म में डीएनए से बाइंड रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्टिवेटेड फॉर्म में डीएनए से बाइंड रहे, ताकि यहाँ पर साइक्लिन ए की तो सिंथेसिस कर सके, और इसके अलावा यहाँ पर ये साइक्लिन ई प्रोटीन की भी सिंथेसिस कर सके, यानी कि किस किस की, साइक्लिन ए प्रोटीन की और साइक्लिन ई प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस कर सके, ताकि सेल जो है फिर फाइनली एस फेज में जा सके। तो यहाँ पर ये चीज जो है ये कब होती है, ये नॉर्मली होती है कि यहाँ पर जो E2F है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में अगर डीएनए से बाउंड है तो वो यहाँ पर साइक्लिन ए और साइक्लिन ई की सिंथेसिस करवाएगा। ये सारी चीजें कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस में होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और अब हमें इस चीज को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कंटिन्यूसली साइक्लिन ए और ई बनते रहे और कंटिन्यूसली सेल साइकिल चलती रहे। अगर कंटिन्यूसली सेल साइकिल होगी तो उस कंडीशन में ट्यूमर हो सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए क्या रहता है, ये आरबी प्रोटीन रहता है। ये आरबी प्रोटीन बेसिकली क्या करता है, ये आरबी प्रोटीन जो है वो बेसिकली E2F से बाइंड कर लेता है, E2F फैक्टर से बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से इसके साथ बाइंड करने की वजह से यहाँ पर ये जो E2F फैक्टर है ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये E2F फैक्टर इनएक्टिव हो जाएगा तो ये क्या नहीं कर पाएगा, ये साइक्लिन ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा पाएगा। अगर साइक्लिन ए का ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में जो सेल साइकिल है वो रेगुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सेल साइकिल को रेगुलेट करवा के रखें। अगर अनरेगुलेटेड सेल साइकिल होगी तो ट्यूमर होगा, जो हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो ये कैसा हो गया, एक नॉर्मल फेज हो गया जो चलता है, दिस इज अ नॉर्मल फेज जो कि ऑनगोइंग रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें आगे किस तरीके से होगा, तो अब ये जरूरी है कि नॉर्मल फेज में अगर आरबी प्रोटीन E2F से बाइंड है तो हमें ये भी करवाना पड़ेगा कि आरबी प्रोटीन कभी ना कभी तो E2F को छोड़े, ताकि कभी ना कभी तो साइक्लिन ए की सिंथेसिस हो। अगर वो हमेशा ही साइक्लिन ए की सिंथेसिस नहीं होने देगा तो इस कंडीशन में भी फिर सेल साइकिल आगे नहीं चलेगी, तो वो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है कि जो आरबी प्रोटीन है उसको हम कभी ना कभी तो बोलें कि तू E2F को छोड़ दे भाई, कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना, ताकि कभी ना कभी हमारा एस फेज तो चल सके। तो इसके लिए हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें यहाँ पर G1 साइक्लिन और CDK की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो बेसिकली साइक्लिन डी है वो किसके साथ आएगा, CDK4 और CDK6 के साथ आएगा, जो कि बेसिकली G1 फेज के साइक्लिन और CDK हैं। अब G1 फेज के साइक्लिन और CDK क्या बोलेंगे, G1 फेज अच्छे से हो गया है, आप S फेज में सेल को ले जा सकते हो। तो इस कंडीशन में जो CDK है, CDK का मतलब क्या होता है, इसके पास काइनेज एक्टिविटी है। काइनेज का मतलब क्या होता है कि ये क्या करवा सकता है, आरबी का फॉस्फोराइलेशन करा सकता है। जैसे आरबी का फॉस्फोराइलेशन हो गया, आरबी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। आरबी प्रोटीन कैसा हो गया, इनएक्टिव। इस कंडीशन में आरबी प्रोटीन इनएक्टिव हो गया तो E2F प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और E2F प्रोटीन एक्टिवेटेड फॉर्म में बाइंड रहेगा डीएनए से, जिसकी वजह से यहाँ पर किसकी सिंथेसिस करवा पाएगा, वो साइक्लिन ए और साइक्लिन ई की सिंथेसिस करवा पाएगा, और सेल जो है वो जा पाएगा कौन से फेज में, एस फेज में। जैसे कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ये चीज देख भी सकते हो कि नॉर्मली E2F डीएनए से बाउंड तो है न्यूक्लियस में, लेकिन उसके साथ आरबी प्रोटीन भी बाउंड है, तो वो यहाँ पर साइक्लिन ए और ई का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा पा रहा। लेकिन जैसे ही CDK4 और साइक्लिन डी आता है CDK6 के साथ, आरबी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, वो इनएक्टिव हो गया यहाँ पर, और इस कंडीशन में E2F एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर क्या करवा सकता है, साइक्लिन ए और ई की सिंथेसिस करवा सकता है, जिसकी वजह से सेल कौन से फेज में जा पाएगा, सेल जो है वो एस फेज में जा पाएगा। ये पूरा प्रोसेस कैसा, ये पूरा प्रोसेस अभी तक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी तक हमने ये नहीं देखा ट्यूमर कैसे होता है, अभी ये सब बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जब यहाँ पर आरबी प्रोटीन अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है तो वो E2F से बाइंड करके रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटीन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि साइक्लिन ई प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, और सेल साइकिल प्रोग्रेशन को, यानी कि सेल साइकिल के बढ़ने को कंट्रोल करता है।
तो आरबी प्रोटीन एक रिप्रेसर होता है जो कि यहाँ पर रिप्रेस करता है E2F के काम को। तो ये सब क्या हो गया, नॉर्मल। वहीं अगर आरबी का फॉस्फोराइलेशन हो गया तो उस कंडीशन में E2F जो है वो फ्री हो जाता है और वो ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है टारगेटेड जीन्स का। दिस प्रोसेस इज क्वाइट नॉर्मल प्रोसेस, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी यहाँ पर सेम चीज देख सकते हो। बट इफ अगर यहाँ पर क्या हो गया, आरबी प्रोटीन जो है उसमें यहाँ पर कुछ म्यूटेशन हो गया, आरबी जीन्स में क्या हो चुके हैं, आरबी जीन्स में कुछ तो म्यूटेशन हो गए हैं, जिसकी वजह से आरबी प्रोटीन क्या हो सकता है, आरबी प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो गया है। अगर आरबी प्रोटीन कंप्लीटली इनएक्टिव हो गया है तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो E2F है वो कंटिन्यूसली एक्टिव फॉर्म में डीएनए से बाइंड रहेगा और इसकी वजह से कंटिन्यूसली साइक्लिन ए और साइक्लिन ई की सिंथेसिस चलती रहेगी। अगर कंटिन्यूसली साइक्लिन ए और साइक्लिन ई की सिंथेसिस चलेगी तो सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होगा और ये एक ट्यूमर का प्रोसेस हो सकता है और इसकी वजह से वो ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, जिसको हम आई ट्यूमर कहते हैं। तो किसकी वजह से होता है, आरबी जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, आरबी प्रोटीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। तो आप नॉर्मली देख सकते हो, नॉर्मली जो एक्टिव आरबी प्रोटीन होता है वो E2F से बाइंड रहता है, इसकी वजह से E2F इनएक्टिव है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही CDK4 और 6 आते हैं, यहाँ पर जो आरबी प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाता है, E2F फ्री हो जाता है। E2F फ्री होके यहाँ पर साइक्लिन ए साइक्लिन ई की सिंथेसिस कराता है, जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस होती है और सेल साइकिल प्रोग्रेशन होता है। अगर यहाँ पर आरबी प्रोटीन का म्यूटेशन हो गया तो ये इस तरीके का कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सेल जो है उसका प्रोग्रेशन चलता रहेगा, सेल को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज चलती है। इनसे रिलेटेड CSIR ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। एक 2022 का क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब रेप्लिकेशन होती है वो एस फेज में होती है और एंट्री जो है एस फेज में वो रेगुलेट की जाती है आरबी प्रोटीन के द्वारा। तो आरबी प्रोटीन से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले बोला है कि आरबी प्रोटीन बाइंड करता है E2F से साइटोसॉल में और प्रिवेंट करता है E2F की एंट्री इन द न्यूक्लियस। जबकि हमने यहाँ पर इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख लिया था कि E2F जो है वो डीएनए से ही बाउंड है, न्यूक्लियस में ही। बस ये है कि जब आरबी प्रोटीन बाउंड है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में और वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं करवा पा रहा। तो ऐसा नहीं है कि इनकी बाइंडिंग साइटोप्लाज्म में होती है, इनकी बाइंडिंग न्यूक्लियस में ही होती है। ए ऑप्शन तो गलत हो गया, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। नेक्स्ट है आरबी प्रोटीन इज फॉस्फोराइलेटेड बाय साइक्लिन ए CDK4। बिल्कुल ही गलत बात है ये, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिन ए की तो सिंथेसिस करवाता है वो। साइक्लिन ए कहाँ से उसको रेगुलेट करेगा, साइक्लिन ए की तो सिंथेसिस करवाता है। CSIR ने बहुत स्मार्टली CDK4 तो लिखा लेकिन उसके साथ साथ साइक्लिन ए भी लिखा, तो स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको टिक कर देंगे, लेकिन साइक्लिन ए की तो सिंथेसिस करवाता है ये, साइक्लिन डी इसको कंट्रोल करवाता है। नेक्स्ट है फॉस्फो आरबी एक्टिवेट्स E2F। यहाँ पर अगर फॉस्फोराइलेटेड आरबी है, यानी कि आरबी प्रोटीन पे अगर फॉस्फोराइलेटेड है तो वो यहाँ पर E2F से बाइंड नहीं करेगा और E2F एक्टिव फॉर्म में रहेगा। बिल्कुल सही बात है, और वैसे भी हमें यहाँ पे समझ गया C और D ऑप्शन सही है। E2F activates cyclin E production which promotes the G1S phase transition। बिल्कुल सही बात है कि E2F जो है वो साइक्लिन E के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से G1 से सेल G2 फेज में जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन था जो CSIR ने पूछा था, रिसेंटली पूछा है। इसके अलावा आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा CSIR के। इस कॉन्सेप्ट से आप आराम से क्वेश्चंस जो हैं वो CSIR के रेटिनोब्लास्टोमा से रिलेटेड आराम से सॉल्व कर पाएंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको मेरे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है CSIR की तो मेरा ऐप बंसल बायोलॉजी डाउनलोड कर लीजिए फटाफट और मेरे साथ आके CSIR की प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। फिलहाल हमारा CSIR जून 2024 और दिसंबर 2024 के लिए कोर्स ऑन गोइंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।